नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं क्या है आज सौदा आपका में आपके लिए खास। सौदा आपका में आज कमोडिटी बाजार खुलते ही उसका अपडेट और बेहतरीन टिप्स आपके लिए। दो एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे 10:10 पर। निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आएंगे। एक्सपर्ट से जानेंगे आज निफ्टी में क्या कॉल हो। छोटे शेयर ऊंची छलांग यानी कि स्मॉल कैप्स की दुनिया में किस तरह का कामकाज हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। वायदा बाजार में आज क्या रणनीतियों का स्ट्रैटेजी उस पर डिटेल में बातचीत होगी और आपके जो तमाम शेयर्स हैं, आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं, सवाल हैं, उन पे फटाफट सलाह लेकर आएंगे। लेकिन इस समय रुख कमोडिटी मार्केट्स का। और अमेरिका में आज फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक का ब्यौरा जारी होने वाला है और इससे पहले सोने में भारी उठापटक हो रही है। कल की गिरावट के बाद आज सोने में तेजी आई है। कॉमिक्स पर यह फिर से $1208 के पार चला गया है। बाजार को आज अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों का भी इंतजार है। चांदी में भी करीब 0.5% तेजी आई है। वहीं क्रूड के प्रोडक्शन को लेकर उत्पादक देशों की कोशिशों से इसे सपोर्ट मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड करीब आधे से 1% बढ़ गया है। दरअसल सऊदी, रूस और वेनेजुएला प्रोडक्शन को जनवरी स्तर पर बनाए रखने को लेकर सहमत हो गए हैं। आज वेनेजुएला की ईरान के तेल मंत्री के से मुलाकात है, उस पर सबकी नजरें रहने वाली है पूरी दुनिया की। इस बीच बेस मेटल्स में दबाव बढ़ गया है। चीन की चिंता में एलएमई पर कॉपर में हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जो चल रही थी वो आज बढ़ गई है। $1 की कीमत $68 के पार है। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट की शुरुआत किन लेवल्स पर होती है। लेकिन कच्चा तेल और सोना फोकस में जैसे ही खुलेगा आपके बारे में आपको उसके सामने अपडेट्स लेकर आएंगे। लेकिन कच्चे तेल में फिर से एक रिबाउंड यानी कि एक फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। कल आपको याद होगा वो बैठक का जब आउटकम आया था, वेनेजुएला में जो सऊदी अरेबिया और खासतौर पर रशिया के ओपेक नॉन ओपेक के बीच में बैठक हुई थी। 15 साल बाद पहली बार ओपेक नॉन ओपेक के बीच में करार हुआ था। हालांकि कोई प्रोडक्शन कट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। घोषणा यह हुई थी कि जनवरी के जो लेवल्स थे उस पर प्रोडक्शन को कैप कर दिया जाएगा, उसके ऊपर प्रोडक्शन को नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन कट की कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन लोगों को अब लगने लगा है वापस की शायद सहमति बन रही है ओपेक नॉन ओपेक देशों के बीच में। आज फिर से एक बेहद इंपॉर्टेंट बैठक है ईरान, इराक और वेनेजुएला के बीच में। उस बैठक में सबकी नजरें हैं तो एक होप जाग रही है। इसलिए फिर से कच्चे तेल में उछाल के साथ, बढ़त के साथ या फिर कह लीजिए फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन कल घरेलू मार्केट्स में देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है। क्या कच्चे तेल में उछाल देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय 1% की बढ़त के साथ ब्रेंट और नामेक्स में कामकाज। भारतीय बाजारों में ½ % के आसपास का उछाल। ₹8 की मजबूती और 2000 के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई। नेचुरल गैस में 1.5% के आसपास की बढ़त है। कच्चे तेल की बात कर रहा था, उससे पहले मैं बुलियन मार्केट से जाऊं। कच्चे तेल में ध्यान रखें, आज इंडस्ट्री ग्रुप जो API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उसका इन्वेंट्री डेटा की रिपोर्ट आएगी आज शाम को। और जो सरकारी डेटा आता था EIA का, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कल आएगा। ध्यान रखें सोमवार को अमेरिका में मार्केट हॉलिडे थी तो इसलिए डेटाज एक दिन डिले के साथ आएंगे। तो आज इंडस्ट्री ग्रुप का, कल सरकारी डेटा आएगा तो उस पर आप नजरें बना के रखें। इस बीच बुलियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे आता हुआ कमजोरी नरमी के साथ आज शुरुआती कामकाज हो रहा था एशिया में। लेकिन फाइनली वहां पे हरे निशान के साथ कामकाज और भारतीय बाजारों में भी 1/4% के साथ बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत होती हुई। चांदी भी 1/3% का उछाल दिखाती हुई। इससे पहले लगातार 3 सेशन और इनफैक्ट आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था तो चौथा सेशन था जब बुलियन मार्केट या खासतौर पर सोना कमजोरी या नरमी के साथ कामकाज कर रहा था, क्योंकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में कुछ हद तक स्टेबिलिटी लौटी है, कुछ हद तक स्थिरता आई है। इसीलिए आपने देखा है कि वो सेफ हेवन अपील थोड़ी सी ठंडी पड़ी थी तो मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। पिछले 3 सेशंस में 4% का दबाव सोना झेल चुका है, लेकिन फिर भी इस साल सबसे बेहतरीन एसेट क्लास है। अब तक 13% तक के पॉजिटिव रिटर्न इस कमजोरी के बावजूद सोने ने दिए हैं। आज ध्यान रखें अमेरिका में वो ब्यौरा आने वाला है जो पिछली बैठक हुई थी फेडरल रिजर्व की उसका, तो उस पर सबकी नजरें होंगी। और उस ब्यौरे से पहले इनफैक्ट हल्की खरीदारी अब शुरू हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जिसका हमें भी फायदा मिल रहा है। चांदी 1/3% बढ़त। अब बेस मेटल की तरफ मूव करते हैं। हमने कहा था चाइना को लेकर कंसर्न्स हैं, बेस मेटल्स आज नरमी के साथ कामकाज कर रहे हैं। कॉपर 1/4% का दबाव, निकल में 3/4% का प्रेशर, ₹4.10 नीचे। एल्यूमिनियम 20 पैसे कमजोर, ₹105 के नीचे, ₹104.80 पे कामकाज करता हुआ। लेड में 98
की कमजोर शुरुआत हुई है, तो ऑलमोस्ट आधे % की कमजोरी है। जिंक पे 60 पैसे का दबाव है, 113 रुपए 20 पैसे पे शुरुआत होती हुई। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर, सोयाबीन 7 रुपए कमजोर शुरुआत होती हुई। मस्टर्ड सीड में एकदम फ्लैट, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास 1 रुपए की बढ़त। सोयाबीन में 35 पैसे का दबाव, 616 रुपए 80 पैसे पे कामकाज। क्रूड पाम ऑयल में जो शुरुआती ट्रेड आया है वो 40 पैसे नीचे है कल की क्लोजिंग से। चने में 4 रुपए का उछाल है, 43.64 के लेवल्स पे शुरुआत होती हुई। गुआर सीड 3 रुपए के आसपास की हल्की मजबूती, 3055 के लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड देखने को मिल रहा है। चीनी 4 रुपए कमजोर, बार्ले में 2.5 रुपए के आसपास की कमजोरी, 1392 के लेवल्स पर यहां पे ट्रेड। और वीट आपकी स्क्रीन पर 2 रुपए का दबाव। मैं एक बार इससे पहले एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, रुपए का एक चेक लेना चाहूंगा। रुपया कल आपको याद होगा 68.37 के लेवल्स पे बंद हुआ था, 68.65 के लेवल्स पे समय कामकाज, यानी कि कल की क्लोजिंग से 28 पैसे और दबाव, आधे % के आसपास की और कमजोरी, तो रुपए में लगातार कमजोरी गहराती हुई। अब तो 69 के लेवल्स पे हम धीरे धीरे अप्रोच करते हुए। लेकिन चलिए, कमोडिटी मार्केट्स और इनफैक्ट करेंसी मार्केट्स में भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जियोजीत कॉमट्रेड के वैभव चुडासमा और Steven.com के दीपेन शाह। दोनों का ही स्वागत है। वैभव, पहले आपके पास सोना 3 दिनों से वो मुनाफा वसूली का दबाव था, आज शुरुआती एशियाई कामकाज में नरमी दिख रही थी, अब वो लो लेवल से एक रिकवरी आना शुरू हुई है। क्या करना चाहिए सर? कुछ दमखम नजर आ रहा है इस रिकवरी में, खरीदारी करने की हिम्मत करूं? सर, जैसे आपने बताया कि इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देखने मिला था, अभी भी कहीं ना कहीं चाइनीज मार्केट प्रेशर में ट्रेड हो रहा है और निगेटिव इंटरेस्ट रेट का अभी जो कंसर्न बना हुआ है यूएस का, जिसकी वजह से गोल्ड को लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें, इंटरनेशनल गोल्ड को अभी 1190-1185 डॉलर पर आउंस पे एक सपोर्ट अच्छा खासा। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड वापस रिबाउंड होकर 1230-1235 लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है। अगर हम डोमेस्टिक गोल्ड की बात करें तो रूपी का भी एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है गोल्ड को। अभी करंट रूपी 68-65 पे ट्रेड हो रहा है, 28 पैसे से डिप्रिशिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम गोल्ड में बाय की सलाह देंगे अराउंड 28,850, नीचे में जिसका सपोर्ट रहेगा 28,600 का, और ऊपर में 28,200 के लेवल्स फॉर इंट्राडे टारगेट पकड़ के चल सकते हैं ट्रेडर्स। ओके, तो सोने में खरीदारी करने की सलाह होगी क्या वैभव? आज जो ब्यौरा आने वाला है पिछली बैठक का, उससे पहले ये जो बाइंग आ रही है ब्यौरे में, आप मोटा मोटी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि फेडरल रिजर्व थोड़ा सा और हॉकिश साउंड करेगा, शायद कंसर्न जाहिर करे ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, शायद कंसर्न जाहिर करे कि आगे के रेट बढ़ने की दरें जो हैं वो बहुत ठंडी पड़ने वाली हैं। डेफिनेटली, बिकॉज जो हिसाब से अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में एवरी इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देखने मिल रहा है और यूएस के भी जो डेटा निकल के आ रहा है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखाई दे रहे, रिकवरी इतनी खास दिखाई नहीं दे रही है यूएस मार्केट की। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हॉकिश फेड साउंड करेगा, तो डेफिनेटली गोल्ड को एक सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पे। या सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने की सलाह इनफैक्ट वैभव की। चांदी के लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पे जो टारगेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। लेकिन मैं दीपेन के पास जाना चाहूंगा, और दीपेन, इससे पहले मैं एग्री कमोडिटीज की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो इस समय करेंसी है और रुपए में जिस तरह की कमजोरी है, आधे % के आसपास का दबाव है, कितना और दबाव है, कितना और धक्का लगने वाला है? 69 के लेवल्स के बियॉन्ड जाने की पिक्चर नजर आ रही है क्या? चार्ट्स पे नजर आ रहा है क्या? जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। देखिए, अगर रुपए की बात करेंगे तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। अगर पिछले 1 मंथ की हम चार्ट्स देखेंगे या लेवल्स देखेंगे तो हमने डॉलर और रूपी के सामने करीबन 1%, 1.5% का अप्रिसिएशन देखा हुआ है। लेकिन उसके विपरीत अगर आप यूरो और इंडियन रूपी का चार्ट देखेंगे तो लगभग 10% का अप्रिसिएशन आपको यूरो में देखने मिला है। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है और डॉलर की जो भी वीकनेस आ रही है डॉलर इंडेक्स में, वो इंडियन रूपी में ना आके यूरो के सामने जा रही है। आई थिंक डेफिनेटली जो डॉलर बढ़ रहा है वो आपको यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है उसी की वजह से दिख रहा है। एंड आई थिंक जैसे आप 68 ऑल टाइम हाई 68-80 के लेवल्स तो डेफिनेटली ऑल टाइम है, लेकिन अगर वो ब्रेक होते हैं तो इट विल नॉट बी अ शॉक कि हम 70 के लेवल्स भी देखें, बिकॉज आई एम सीइंग कि अभी यूरो भी फिर से 77-50 के आसपास इंडियन रूपी के सामने जा सकता है। तो मतलब रुपए की कमजोरी गहरा सकती है। प्रीवियस लो 68-80 के शायद टूटते हुए नजर आए, अगर टूटे तो 70 तक के लेवल्स भी आए, उस पर आश्चर्य नहीं होगा। तो रुपए के लिहाज से दिक्कत की बात, कमजोरी गहराने का अच्छा खासा डर यहां पे सामने। लेकिन वैभव, कच्चा तेल बड़ा वोलेटाइल हो रहा है। आउटकम जब आया था कल बैठक का जो सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में हुई थी, तब
लगा कि प्रोडक्शन कट तो है नहीं, सिर्फ जनवरी के लेवल्स पे कैप करने की बात है, इसलिए हमने वो पूरा गेन्स जो थे वो वाइप आउट होते हुए देखे थे कल के सेशन में। अब फिर से लोगों में होप जाग गई है कि नहीं ओपेक नॉन ओपेक में सहमति बन गई है, आगे और भी कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, शायद हम प्रोडक्शन कट की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद इसीलिए खरीद आ रही है। क्या करूं सर, बड़ा कंफ्यूजन है। अभी भी फिलहाल अगर देखें तो क्रूड एक प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं। और कल की हम बैठक की बात करें, सऊदी अरेबिया, रशिया, कतार एंड वेनेजुएला चारों एग्री कर रहे थे प्रोडक्शन कट की, आउटपुट फ्रीज करने की बात चल रही थी जनवरी लेवल्स पे। बट अगर ईरान की बात करें तो अभी भी वो सहमति नहीं आई ईरान की तरफ से। अगर वो सहमत होते देन ओनली वी कैन सी रिबाउंड इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज लोअर लेवल्स में सपोर्ट देना बहुत जरूरी है क्रूड ऑयल को। बट अभी फिलहाल टाइम बीइंग के लिए कुछ मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल में वैसा कुछ लेवल्स नजर नहीं आ रहा है कि वहां से क्रूड बाउंस हो सकता है। अभी प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो एमसीएक्स के क्रूड ऑयल लेवल्स में 2070-2100 पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स को मैं सेल करने की सलाह दूंगा अराउंड 2020, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2070 और टारगेट रहेगा 1940 का। ओके, दीपेन, एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहां पे, आज के टॉप ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए, कपास सुरेंद्रनगर अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो काफी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है, तो उसको आप बाई कर सकते हैं 780 के लेवल्स पे। 758 का स्ट्रिक्ट स्टॉप होगा। ऑन दी अपसाइड आपको 846 के टारगेट दिखने मिलेंगे। एंड चना भी काफी अच्छी तरह ब्रेकआउट दिया है, तो 4315 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 4315 के आसपास बाइंग कीजिए। 4270 का स्टॉप लगाइए और 4450 के टारगेट रखिए। स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग के लिए रखिए, बिकॉज थोड़े न्यूज बेस्ड कमोडिटी है, तो आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे रखेंगे तो ज्यादा बेटर। अच्छा, क्विकली दीपेन, गेहूं लगातार गिर रहा है जबकि प्रोडक्शन को लेकर काफी चिंता है, क्या सलाह होगी? नहीं, देखिए, काफी समय से मैं बता रहा हूँ, बिकॉज गेहूं में हम जब 1660 के लेवल पे तभी ये न्यूज आई थी कि प्रोडक्शन आगे जाके प्रॉब्लम दिखी, लेकिन सप्लाई काफी अच्छी है, तो आई थिंक गेहूं में और भी आपको गिरावट देखने मिलेगी। और हम 1550, 1540 के लेवल्स देख रहे थे, तो काफी समय से हमने दर्शकों को सुझाया कि गेहूं में आपको आगे जाके फॉल देखने मिलेगी, तो बाइंग करने के लिए राह देख सकते हैं। ओके, चलिए, वैभव, दीपेन, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी सिवास के लिए वक्त निकालने के लिए। सोने और चांदी में वैभव का मानना है खरीदारी करके चलें, दोनों में आज ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। रुपए को लेकर दीपेन का मानना है कि 6880 जो प्रीवियस लोस थे, अगर वो भी टूटे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, शायद इवेंचुअली 70 तक के लेवल्स रुपए में देखने को मिलेंगे, तो कमजोरी है। वैभव मानते हैं कच्चे तेल में जो मूव आ रहा है उसको ज्यादा भरोसा मत करें, बिकवाली करने के ही मौके ढूंढे 1940 के टारगेट्स के लिए। और दीपेन का मानना है एग्री कमोडिटीज में दो टॉप बेट जो होंगे आज की वो है कपास और चना, दोनों में खरीदारी करने की सलाह, लेकिन चना खास तौर पर दीपेन ने एक वर्ड ऑफ कॉशन कि स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग के लिए आज से ही इसका मॉनिटरिंग होते हैं। लेकिन चलिए, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे सौदा आपका में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और बाजार पर मानव चोपड़ा के साथ बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार और शेयरों की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और एम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मनोज सचदेवा साहब का मानना है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स में बिकवाली करके चलें। 124 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 111 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अब क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक और दबाव के साथ कामकाज। इनफैक्ट अब तो दिन के लोस पे 1% से ज्यादा की कमजोरी, 1.25% के आसपास का फॉल सेंसेक्स और निफ्टी में आपको नजर आएगा। सेंसेक्स 265 अंक नीचे, निफ्टी में ऑलमोस्ट 85 अंक का दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस हफ्ते जब सोमवार आया था तो बहुत गजब का मूव आया था इंडियन मार्केट्स में, तब हमने 180 पॉइंट की रैली दिखाई थी। कल हमने उसमें से 2/3 उड़ा दिया था, 115 पॉइंट का फॉल था और आज ऑलमोस्ट 85 पॉइंट का, तो यानी कि पूरे मंडे के गेन्स हमने इन दो ट्रेडिंग सेशंस में लूज आउट कर दिए हैं। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली का प्रेशर हावी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर तगड़ा है, आपकी स्क्रीन पर आएंगे 2% के आसपास मिड कैप प्रेशर में है, स्मॉल कैप प्रेशर में है। मार्केट ब्रेथ एक्चुअली मूड बताएगी। 1:8 का रेशियो है, यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने 8 स्टॉक्स इस समय ऐसे हैं जो दबाव, जो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। और अक्रॉस सेक्टर्स जो सेक्टरल इंडिसेस होते हैं सब लाल निशान में आपको नजर आएंगे। बैंक्स दबाव बना रहे हैं, 2% की कमजोरी, उसमें भी पीएसयू बैंक 3% नीचे है। मेटल्स में तगड़ा प्रेशर है, 3% के आसपास का दबाव। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 3, 3.5%। लिस्ट लंबी है, कैपिटल गुड्स वगैरह सब में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए, बाजार पे बातचीत करने के लिए और कुछ स्पेसिफिक आइडियाज जानने के लिए हमारे साथ अब मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के हेड टेक्निकल एनालिस्ट मानव चोपड़ा जुड़ रहे हैं। मानव जी,
मंडे को जब पुल बैक आया था तो लोग बड़े बुलिश हो रहे थे कि ये पुल बैक के कुछ और लेग्स हैं, फर्दर एक्सटेंड होगा, लेकिन 2 दिनों से तो बड़ा धक्का पड़ रहा है। क्या लग रहा है सर बाजार को देखकर, चार्ट्स को देखकर निफ्टी की? एक्चुअली सही बता रहे अभिषेक, आशीष जी। इनफैक्ट हमारा भी यही मानना था कि जो रिवर्सल मंडे को देखा था वो कंटिन्यू रहेगा, बट आई थिंक कल जिस तरह मार्केट ने इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया है डिसाइसिवली, आई थिंक वो पूरा जो बुलिश स्ट्रक्चर था वो इमिडिएटली एक दिन में पूरा नेगेट कर दिया है। सो ये एक बात क्लियर है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, ब्रेथ मार्केट के इतने पॉजिटिव नहीं है, एंड जो भी हमें ऑसिलेटर्स दिख रहे हैं वो भी वीक जोन में। सो आई थिंक जो भी पुल बैक रैली आ रही है उसमें एक दिन की पुल बैक रैली हो या 2 दिन की पुल बैक रैली हो, उसे हाई लेवल्स में शॉर्टिंग करने की ही सिनेरियोज बन रहे हैं। बट नेवरदलेस आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार वापस 6900 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अपसाइड में 7000 का इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस है, तो उसके चलते एक सेल करने की स्ट्रेटेजी बनती है। तो दबाव यहां से कंटिन्यू हो सकता है, सेल करने की रणनीति होगी और 6900 तक के लेवल्स एक बार फिर से शायद हमें देखने को मिले। मानव हमारे साथ बने हुए, लेकिन आपको बता दूं सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ये जो अनोखा मुकाबला है जल्द ही शुरू होने वाला है। एडवाइजर्स को इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी में ट्रेडिंग के सुपरहिट कॉल्स देनी होंगी, उन्हें रोजाना भी इनाम मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, www.advisorymonday.com पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना है। पहला जो सीजन है इस प्रो एडवाइजरी लीग का 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलेगा। खास बात यह है कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, मानव हमारे साथ बने हुए उनसे उनके ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दबाव में भारतीय बाजार। मानव का मानना है कि निफ्टी में बिकवाली करके चले। मानव, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव 2 सेल स्ट्रैटेजीज है, जिसमें से पहला है सेल ऑन सीएट फ्यूचर्स। अगर हम देखें तो स्टॉक लास्ट करीब 1-2 हफ्ते से एक स्टिफ रेजिस्टेंस देख रहा है 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास, एंड स्टॉक कंटिन्यूसली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि अपसाइड में एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। एंड अगर हम देखें तो स्टॉक ने कल के लोज भी ब्रीच कर दिया डिसाइसिवली विद वॉल्यूम्स। सो इंट्राडे चार्ट में वीकनेस देखने मिल रही है। अपसाइड में 930 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, सो 940 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। लोअर साइड में 870 के टारगेट्स है। मैं सेकंड कॉल है सेल ऑन अजंता फार्मा। स्टॉक ने एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दिया है सिंस लास्ट 1.5 वीक, एंड वहां से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखने मिला है। सो ओवरबॉट जोन में एक सेल स्ट्रैटेजी बनती है विद हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अपसाइड अगर हम देखें तो स्टॉक का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है अराउंड 1230 के आसपास, और 1240 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। एंड लोअर साइड में हमें लगता है कि स्टॉक एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे सकता है, तो जिसके चलते 1170 का एक टारगेट है। ओके, तो सीएट और अजंता फार्मा दोनों में बिकवाली करने की सलाह। मानव हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायदा बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हेमंत गाई, और मानव के साथ साथ वहां पर उनके साथ जुड़ेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा भी। एफआईएस की बिकवाली भारतीय बाजारों पर पड़ी भारी। निफ्टी 7000 के नीचे फिसला। सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का। 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 8 गिरने वाले शेयर। सभी एशियाई बाजार दबाव में। आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बाद रेटिंग एजेंसी एस&पी भी हरकत में आई। सरकारी बैंकों की सेहत पर उठाए सवाल। पीएसयू बैंक निफ्टी 3% टूटा। कमोडिटी से जुड़े शेयरों में आज भी भारी बिकवाली। हिंडाल्को 4%, वेदांता 5% और जेएसपीएल करीब 6% टूटा। एफआईएस की बिकवाली से रुपए पर भी प्रेशर। अब सबकी नजर 68.85 अब तक के सबसे निचले स्तर पर।
ईरान, इराक और वेनेजुएला के बीच आज तेहरान में इंपॉर्टेंट बैठक। तेल उत्पादन में कटौती को लेकर असमंजस बरकरार। नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यहाँ ट्रेडर्स हॉटलाइन। और अगर कोई भी सवाल है आपके जहन में शेयरों से जुड़ा तो आप हमारी इस हेल्पलाइन पर हमें फोन करिए। 1800-209-7890 है हमारा हेल्पलाइन नंबर। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट करिए 7045-220-000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए भारतीय बाजारों का हाल कैसा है। काफी कमजोर शुरुआत हुई है। जब भारतीय बाजार खुले थे तो आप देखिए एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 2 गिरने वाले शेयर थे और अब ये जो स्थिति है ये कमजोरी की तरफ बढ़ती हुई और अब आप देखिए करीब 7 गिरने वाले शेयर हैं एक बढ़ने वाले शेयर के सामने। तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो लगातार कमजोर हो रहा है। ज्यादातर एशियाई बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान का बाजार सबसे ज्यादा फिसला है। जिस तरह से उनकी करेंसी मजबूत हुई है, ध्यान रखिए जापान की करेंसी अगर कमजोर होती है क्योंकि वो एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं तो उनको फायदा होता है, मजबूत होती है तो उनको नुकसान होता है। और आप देखें ज्यादातर प्रेशर देखने को मिल रहा है एशियाई पैक में। इवन हांगकांग के बाजार देखिए कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। जापान का बाजार अब 2% नीचे है, हांगकांग 0.5% कमजोर। शंघाई के मार्केट्स फ्लैट खुले थे लेकिन अब आप देखिए फ्लैटिश टेरिटरी में इस समय ट्रेड करते हुए कोई रिकवरी यहां पर भी देखने को नहीं मिल रही है। बैंकिंग शेयरों ने भारतीय बाजारों पर आज दबाव बनाया है। बैंक निफ्टी देखिए 222 पॉइंट नीचे है, 1.5% नीचे है ये सूचकांक। मिड कैप शेयरों में भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। 7000 के नीचे लगातार निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मानव चोपड़ा के साथ अब हमारे साथ डेरिवेटिव ट्रेडिंग research.com के को फाउंडर मनीष शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। मनीष, कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को? क्या सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखना सही होगा? जी डेफिनेटली सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मुझे लगता है अगर 7050 तक अगर कोई उछाल आता है तो शॉर्ट करने की राय होगी 7120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 6950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाजार में जो 6875 का लो बना था वो बॉटम नहीं है, वहां तक एक बार वापस हम रिटेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो नए लोज बनाने का इंतजार कर रहा है बाजार और काफी सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अब मनोज जी फोन लाइन पर हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए कहां से फोन कर रहे हैं आप? यूपी में। गुड मॉर्निंग सर, मऊ यूपी से फोन कर रहा हूँ। अच्छा, महुआ से फोन कर रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास जो है BPCL है 870 का बाई की और फ्यूचर में 870 पे कब खरीदा आपने? जी कब खरीदा? इसको मैंने जो है सर जो है 10-15 दिन पहले खरीदा हो। 870 पर आपने खरीदा है और भाव देखिए BPCL का 774 है। काफी दबाव यहाँ पर इनके भाव से ये नीचे आ गया है। पूछते हैं मनीष क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए? जी 760 का एक तो इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर 820 रुपए तक कोई भी उछाल आता है तो एग्जिट करने की राय होगी। उछाल में निकलिए इस पोजीशन से, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमें बिहार से फोन किया है। बिहार में अनुज जी कहाँ से फोन कर रहे हैं? बिहार में मैं सहरसा से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा बैंक निफ्टी का कॉल है और 14,500 का कॉल है 120 के रेट पे और ICICI बैंक का 120 का कॉल है 1 रुपये 20 पैसे पे। चलिए पहले ICICI बैंक की बात करते हैं। आपके पास जो कॉल है वो 220 का कॉल है 1 रुपए। हाँ 220 का कॉल है सर 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 20 पैसे पे। देखते हैं इस समय 220 का कॉल कहां पर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए 40 पैसे पर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी दबाव दिखाया है और उसमें ICICI बैंक ने लीड किया है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट ने कॉल लिया है। ये बताइए मनोज क्या लग रहा है ICICI बैंक कहां तक फिसल सकता है और इनको क्या करना चाहिए? मानव लगता है मानव का। जी बिल्कुल। आई थिंक जो उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ICICI बैंक का इमीडिएट बेसिस पे 190 के आसपास है एंड ये स्टॉक अभी नियरली एक सपोर्ट के पास आ रहा है। सो सिंस उनका ऑलरेडी जो करंट कॉल का प्राइस चल रहा है वो 40 पैसा है, सो मेरे हिसाब से करंट लेवल्स में उसे होल्ड करके ही रखे, बिकॉज यहाँ से स्टॉक अगर सपोज एक और यहाँ से एक पुल बैक रैली देता है यहाँ से या एक बाउंस बैक आता है, सो आई थिंक अगर इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास आ जाए मे बी 90 पैसे
पैसा और इवन 1 रुपी, सो हाई लेवल्स में से डेफिनेटली एग्जिट करें, बिकॉज मुझे अभी भी वीकनेस लग रही है बैंक निफ्टी में। ओके, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में बैंक निफ्टी में वीकनेस लग रही है। 14,500 का बैंक निफ्टी का भी कॉल है, 120 रुपए पर इन्होंने इसे खरीदा था और आप देखिए ये भी भाव घटकर 50 रुपए हो गए हैं। तो मनीष, बैंक निफ्टी और नीचे कहां तक जा सकता है और इनको इस पोजीशन में क्या करना चाहिए? जी, बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से 13,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी उछाल आता है अगर बैंक निफ्टी में, तो इनका कॉल अगर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 80-90 रुपए के आसपास मिलता है तो एग्जिट करने की राय होगी। चलिए, उछाल में निकलिए बैंक निफ्टी से भी और आईसीआईसीआई बैंक से भी, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी ने भी हमें फोन किया है। सिद्धार्थ जी, कहां से फोन कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, पूछिए अपना सवाल, बताइए। कौन? मैं चड्डा बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। फगवाड़े से। फगवाड़े से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं कल रिलायंस इंडिया की कार लिया, रिलायंस 10 पैसे थे। ओके, 980 रुपए का कॉल आपने खरीदा है 8 रुपए 10 पैसे पे, राइट? हाँ जी, 8 रुपए 10 पैसे लिया। और मैंने ये लिया भारती का 330 की कार ली है, 5 रुपए 5 पैसे थे। ठीक है, 5 रुपए बहुत नीचे आ गया अभी, तो क्या करें? जी, आपने तेजी की पोजीशंस बनाई हैं, कॉल खरीदी है, इन दोनों की बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है और शेयरों में भी करेक्शन देखा जा रहा है। भारतीय एयरटेल पर पहले राय लेते हैं। मनीष, 330 का कॉल इन्होंने खरीदा 5 रुपए 5 पैसे पे और आज देखिए कॉल का भाव है 1 रुपए 65 पैसे। दबाव देखा जा रहा है इनके भाव से। यहां पर क्या राय होगी, क्या करना चाहिए? जी, भारतीय एयरटेल में अगर आप देखें 307 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आता है। अगर फ्यूचर्स में 307 रुपए के नीचे ट्रेड करता है तो मैं इस कॉल से एग्जिट करने की राय दूंगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने 980 का कॉल खरीदा है 8 रुपए 10 पैसे पर, वो भी आधा हो गया, करीब करीब 4 रुपए 10 पैसे का भाव है। यहां पर क्या राय है? जी, 3 रुपए का इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर उछाल आता है 5 से 6 रुपए के बीच में तो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी। ओके, चलिए, तो ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल पर। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आप इस समय शेयर चैनल देख रहे हैं, सीएनबीसी आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। संतोष जी हैं हमारे साथ अब फोन लाइन पर। संतोष जी, कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं देवरिया यूपी से फोन कर रहा हूँ। और क्या सवाल है? हमको मदरसन सुमी के बारे में चीज जाननी थी कि 260 की कॉल मैंने खरीदी है 3 रुपए में, जो कि अभी लॉस में चल रही है, तो क्या इसको वेट किया जा सकता है? और एक क्वेश्चन और बैंक ऑफ इंडिया पे था, क्योंकि कंटिन्यू उसकी रेटिंग डाउन की है, उसका एक पुट मैं बाई करना चाहता था, 4-5% गिरा भी हुआ है, तो क्या 75 में 80 की पुट बाई करके चला जा सकता है? चलिए, पूछते हैं दोनों ही सवाल। मदरसन सुम्मी, ये पिछले कुछ दिनों से शेयर प्रेशर में है। मनीष, इन्होंने 250 रुपए का कॉल खरीदा है 3 रुपए के भाव पर। इन्होंने तेजी की पोजीशंस यहां पर बनाई हैं, लेकिन आप देखिए अब वो जो कॉल है वो मात्र 85 पैसे की रह गई है। मदरसन सुम्मी, क्या राय है? हाँ जी, आज भी अगर आप देखें काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला है। करंट लेवल पे एग्जिट करने की राय होगी। और बैंक ऑफ इंडिया पर राय आपकी लेना चाहूंगा। मानव, ये बताइए, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में सोच रहे हैं कि इस समय शॉर्ट पोजीशंस बनाएं, क्योंकि हमने देखा जो खबरें आई वो काफी कमजोर आई बैंक ऑफ इंडिया के लिए। रेटिंग जो है S&P ने स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दी है। क्या इस समय शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए या जितना गिरना था गिर चुका है ये शेयर? एक्चुअली अगर हम देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली इसमें कोई शॉर्टिंग का रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफी डीप ओवरसोल्ड जोन में है। एंड मे बी अगर सपोज एक पुल बैक रैली अगर ये स्टॉक में हमें देखने मिल सकती है क्लोज टू दी 90 लेवल्स, तभी हायर लेवल्स में शॉर्ट करें। चांसेस है कि स्टॉक करंट लेवल में से एक शार्प पुल बैक दे सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं काफी PSU स्टॉक्स अभी भी ओवरसोल्ड में, सो इसमें कोई फ्रेश शॉर्टिंग करने की सलाह नहीं है। चलिए, यहाँ पर अभी नए शॉर्ट्स ना बनाएं, पुट्स ना खरीदें। जो खबर आनी थी उसका असर देखा जा चुका है। और कुछ बैंक्स देखिए, PSU बैंक्स
अब हरे निशान में भी लौट कर आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% ऊपर, आंध्रा बैंक करीब 2% ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पीएसयू बैंक्स में गिरावट है। यूको बैंक भी आप देखिए रिकवरी दिखा रहा है निचले स्तरों से, तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। इस समय अब जाकर शॉर्ट करना थोड़ा गलत हो सकता है। कैनरा बैंक का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये इसी तरह के राउंडिंग फॉर्मेशंस दिखा रहा है। खुले जरूर कमजोर और नीचे गए और अब थोड़ा सुधार की कोशिश यहां पर होती हुई दिख रही है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते आते आपको बता दें सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसा बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का भी सुनहरा मौका। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप में जाएं और वहां पर अपना नाम रजिस्टर कराएं और आपको मौका है जीतने का चमचमाती मर्सिडीज कार। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा रहेगी बाजार पर। आप देखिए 7000 के स्तर के अब थोड़ा सा ऊपर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। कुछ पीएसयू बैंक्स भी हैं जिसका जिक्र हमने अभी किया, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी लौट कर आ रही है। क्या होनी चाहिए बाजार में रणनीति, इस पर भी बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नजर रखिए अब आंध्रा बैंक पर, यूनियन बैंक पर 2.5 से 3% की मजबूती दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। पीएफसी ये वो ऐसा स्टॉक है जहां पर दबाव देखने को मिला था सुबह खुलने के साथ ही, जिस तरह से प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ाई थी। अब आप देखिए इस स्टॉक में भी एक शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो भारतीय बाजार में सुधार के संकेत इस समय दे रहे हैं। और मैं लिस्ट देख रहा था मनीष आपकी, जहां पर आप कह रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करनी चाहिए। सन फार्मा भी आपको पसंद है। फार्मा शेयरों में इन दोनों शेयरों पर आप तेजी करने की राय दे रहे हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए ट्रेडर्स की? जी, डॉक्टर रेड्डी में देखें आप, आज इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला इंडेक्स में, बट ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्मेंस कर रहा है और अच्छी खासी बाइंग भी हमें देखने को मिल रही है। 2850 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है यहाँ से अगर निफ्टी कुछ भी रिबाउंड करता है तो 3050 रुपए तक के टारगेट इसमें इजीली देखने को मिल सकता है। इससे पहले दर्शकों का रुख करें, यूनियन बैंक भी आपके लिस्ट में शामिल है, लेकिन आप यहाँ बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। पिछले 1 घंटे में देखिए खराब शुरुआत के बाद एक अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है। उछाल में क्या बिकवाली करनी चाहिए और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं फिर? हाँ जी, डेफिनेटली उछाल में बिकवाली करने की राय होगी। 116 रुपये 50 पैसे का थोड़ा स्टॉप लॉस में मॉडिफाई करना चाहूंगा। 116 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है इसमें वापस हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 100 रुपए से 105 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा मोटर देखिए ये भी मजबूत है, इस समय 2.5% की तेजी दिखा रहा है। जेट एयरवेज में करीब 2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो कुछ शेयर हैं जो अब रिकवरी दिखाने के मूड में है, लेकिन अभी भी आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो साफ तौर पर इशारा नहीं कर रहा कि आपको इस समय तेजी में जाना चाहिए। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने अभी भी 5 गिरने वाले शेयर हैं, लेकिन आधे घंटे पहले ये 8 गिरने वाले शेयर से तो थोड़ा सा सुधार जरूर निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। चलिए दर्शकों का रुख करते हैं, पुणे चलते हैं। वहां से हमारे साथ किशन लाल जी जुड़ चुके हैं। किशन लाल जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैंने 1060 पर JSW था एक लॉट। JSW स्टील का एक लॉट आपने खरीदा है? 19.5। अच्छा, आपने कॉल खरीदा है 1060 का और 19 रुपए 5 पैसे पर आपने खरीदा है। आइए देखते हैं कि इस समय भाव क्या चल रहा है। 1060 का कॉल JSW स्टील का इन्होंने खरीदा है। मेटल शेयरों में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन आप देखिए इनका जो कॉल था जो इन्होंने 19 में खरीदा था वो अब 18 रुपए का मिल रहा है, यानी सस्ता हो गया इनका कॉल। ये बताइए मनीष, JSW स्टील चार्ट्स कैसे लगते हैं और इनको क्या सलाह देंगे आप? जी, 1000 के नीचे एक मेजर ब्रेकडाउन आ सकता है। अभी फिलहाल स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ी बहुत हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिले। इस कॉल में 5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 13-14 रुपए के आसपास अगर कोई बाउंस मिलता है तो एग्जिट करने की राय होगी। ओके, एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, यश पटेल जी ने हमें फोन किया है। बताइए पटेल साहब क्या जानना चाहते हैं? सर, मैंने आज जेट एयरवेज का एक लॉट शॉर्ट किया है 580 और 524 पर। जेट एयरवेज का, ठीक है, और इसके अलावा? बस इतना, जेट एयरवेज इतना। ठीक है, जेट एयरवेज पर राय जानना चाहते हैं।
मानव, जेट एयरवेज का चार्ट कैसा लगता है? इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, सही रणनीति है क्या? जी, अगर हम चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी जो स्ट्रैटेजी है इनके फेवर में नहीं रह जाएगी, बिकॉज इसका जो स्टॉक का सपोर्ट ही है 520 के आसपास जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नज़दीक है, एंड यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है जेट एयरवेज में। अगर हम वीकली चार्ट्स भी देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में आके एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन देखने मिल रहा है इंटरडे चार्ट्स में। तो सिंस उन्होंने अभी इनिशिएट किया तो मैं उन्हें एग्जिट करने की ही स्ट्रैटेजी दूंगा करंट लेवल्स में। चलिए, तो ये रहा जेट एयरवेज पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप। ब्रेक के बाद मनीष से जानेंगे कि उनकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी इस समय क्या है। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। करीब 200 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 62 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 7000 के नीचे ही भारतीय बाजार इस समय टिके हुए हैं। निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो लेकिन छोटी मोटी रिकवरी, छोटे मोटे आप देखिए मूव्स निचले स्तरों से जरूर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर PSU बैंक्स में आप देखिए करीब 2.5-2% की बढ़त है, रिकवरी है, वो इस सूचकांक में देखने को मिली है। लेकिन जानते हैं मनीष से कि उनकी ऑप्शंस में क्या स्ट्रैटेजी है। मनीष बताइए कैसे, कौन से वो ऑप्शंस हैं जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? हाँ जी, निफ्टी में मैं 6,900 का पुट बाय करने की सलाह दूंगा। अगर 40 रुपए के आसपास ये मिलता है तो उसमें 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इस पुट में 90 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप देखें लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और 6875 अब वापस टेस्ट हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो मुझे लगता है इसमें एक बेरिश स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आज आपको मुनाफा कमा कर दे सकती है। शुक्रिया मनीष, मानव, आप दोनों का समय निकालने के लिए और इस शो में आकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपके शेयरों पर सलाह देंगे। फटाफट सलाह लेकर आएंगे। नमस्कार। FIs की बिकवाली भारतीय बाजारों पर भारी। निफ्टी 7000 के करीब, सेंसेक्स में करीब 125 अंकों की गिरावट। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 8 गिरने वाले शेयर। सभी एशियाई बाजारों में दबाव। RBI और सुप्रीम कोर्ट के बाद रेटिंग एजेंसी S&P भी हरकत में आई। सरकारी बैंकों की सेहत पर उठाए सवाल। PSU बैंक इंडेक्स 3% तक टूटा। कमोडिटी से जुड़े शेयरों में आज भी भारी बिकवाली। हिंडाल्को 4% टूटा। वेदांता और JSPL में भी 5 से 6% तक की गिरावट। रुपया भी 2.5 साल के निचले स्तर पर लुढ़का। $1 की कीमत 68 रुपए 65 पैसे के पार। एल्यूमिनियम पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस बढ़ा सकती है सरकार। MIP 5% से बढ़ाकर 12% करने पर विचार। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ईरान, इराक और वेनेजुएला के बीच आज तेहरान में बैठक। तेल उत्पादन में कटौती को लेकर असमंजस बरकरार। और भारतीय बाजारों में आज फिर से दबाव के साथ कामकाज होता हुआ, हालांकि दिन के हाई से ऑलमोस्ट 55 अंक कमजोर है। हमने दिन के दौरान 7060 के लेवल्स छुए थे, तो वहां से 50 अंक नीचे, हालांकि लो लेवल्स ऑलमोस्ट 15 पॉइंट के आसपास की अब रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी 7000 के बेहद करीब इस समय कामकाज होता हुआ। उससे नीचे स्लिप होने के बाद उसके ऊपर हम जरूर टिकते हुए इस समय एटलीस्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड दबाव है। मिड कैप, स्मॉल कैप में प्रेशर है। मार्केट ब्रेथ कुछ इंप्रूव जरूर हुई है लोअर लेवल से आज दिन के, लेकिन अभी भी 1:5 का रेशियो है, यानी कि हर एक गिरने वाले के सामने एक बढ़ने वाले के सामने 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार में समय गिरावट के साथ या कहें लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। 2 प्रेशर पॉइंट्स इस समय बाजार में। एक तो कमोडिटीज, जिसमें मैंने हेडलाइन में भी हाईलाइट करा था, वेदांता, हिंडाल्को, केन जैसे शेयर्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है, और दूसरा बैंक्स प्रेशर में। न सिर्फ पब्लिक बैंक्स बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी दबाव है। येस बैंक, PNB, ICICI, इंडसइंड बैंक, इन सब पॉकेट्स में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन PSU बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी, और इस समय PSU बैंक इंडेक्स S&P की वार्निंग के बावजूद, S&P के चिंताजनक स्टेटमेंट्स के बावजूद लोअर लेवल से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी, और इस समय PSU बैंकिंग इंडेक्स
हर निशान पे कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए आज हमारे साथ हैं रजत के बोस.com के रजत बोस। रजत, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या करूं सर मार्केट्स में, निफ्टी में क्विक कॉल दे दें पहले तो? देखिए, मेरे ख्याल से अभी अगर आप कॉन्ट्रा कॉल लेने चाहेंगे तो आज के जो लो है उसी के नीचे स्टॉप लगा के एक बार निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, ये उम्मीद करके लॉन्ग कर सकते हैं। आज का लो के नीचे स्टॉप और 7050 टू अबाउट 7060 ये स्तर जो है, इस स्तर पे कुछ बिकवाली आने की पॉसिबिलिटीज है, तो आपका जो टारगेट है वो वहां तक रहना चाहिए। और निफ्टी का मतलब फ्यूचर फरवरी निफ्टी फ्यूचर का जो इंट्राडे चार्ट है वो ये जचा रहे कि 7020 क्रॉस करते इसमें और मोमेंटम आने की गुंजाइश है, जो कि इसको फिर 7050 से 7060 की ओर ले जाएगा। तो वही उम्मीद करके एक कॉन्ट्रा लॉन्ग कॉल भी अभी आप ले सकते हैं अगर इस रिकवरी में आपको कॉन्फिडेंस है तो। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर जी, मेरे पास ये टीएनबी है 291 के भाव से और मार्क्सन फार्मा है 258 के भाव से। 58 के भाव से? तो हाल की गिरावट में आपने खरीदारी कर ली थी, ये सोच के उछाल आएगा? हाँ, अभी 10-15 दिन पहले ही सर जी। रजत, दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रेशर और मार्क्सन फार्मा तो गजब का कैपिटल इरोजन ऑफ लेट देखने को मिला है। इन्होंने गलती कर दी, गिरावट में बीच में खरीदारी कर डाली थी, उन लेवल से भी काफी नीचे आ गए। दोनों स्टॉक्स पर राय क्या होगी सर? देखिए, मार्क्सन फार्मा में आपकी और आपकी सिस्टर चैनल पे कई बार अपने लोग एग्जिट करने के लिए बोला था, और जो होल्ड भी कर रहे थे कि किसी तरह से उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उन्हीं को भी बोला गया था 80 के लेवल पे कि 65 टूटने से कोई भी हालत में इसमें बने मत, इसमें निवेश बरकरार मत रखिए। फिर भी अगर आप रखे हैं तो ये आपकी डिसीजन है। मैं तो आपकी जगह होता तो इससे एक बार एग्जिट कर लेते। जहां तक पीएनबी का सवाल है, मैं बोलूंगा कि अभी ये 67 एक अच्छी सपोर्ट है, वो टूटने के बाद में फिर ये 56 रुपया तक भी नीचे जा सकता है। और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो इस लेवल पे बने रहिए, बट एवरेज मत कीजिए। अभी एवरेज करने का समय नहीं आया है। अगर अच्छी से घूम जाता है उसी के बाद एवरेज करें तो बेहतर है, क्योंकि आप अभी ये जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स है ये एकदम फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहे हैं। इस लेवल पे एवरेज करना शायद अच्छा नहीं रहेगा। ओके धर्मेंद्र जी, तो मार्क्सन फार्मा से एग्जिट करें, पीएनबी को होल्ड करें, इस समय एवरेज करने की यानी कि अतिरिक्त खरीदारी करने की कोशिश ना करें, वो गलत होगा, लेकिन होल्ड करके चलें उस स्टॉक को। अब हमारे साथ जयपुर से सतीश जी जुड़ रहे हैं। सतीश जी, हाय सर, गुड मॉर्निंग, आप सवाल पूछें सर। सर, मेरे पास 10,000 शेयर स्विट्जरलैंड के 19 के हिसाब से एवरेज किया है मैंने। हाँ। और आईडीएफसी बैंक के 2,500 शेयर है, करीबन 60-65 के रेंज के हैं, वो भी एवरेज किया है। हाँ। माई होराइजन 3 to 4 months टाइम, प्लीज शेयर गाइड मी। 3 से 4 महीने का टाइम होराइजन है, क्या कर रहे हैं सर? दोनों ही स्टॉक्स और सुजलॉन में भी बहुत तगड़ा प्रेशर आया है। आशीष, इसमें एक ही सलाह दिया जा सकता है, EXIT एग्जिट। 4 महीना के लिए सुजलॉन भी रिकवर नहीं करेगा और दूसरा स्टॉक भी रिकवर करने की उम्मीद काफी कम है, तो फिलहाल उनको हम बोलेगा कि अगर कैपिटल प्रिजर्वेशन करना चाहे तो एग्जिट करना ही आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो क्लियर कट और लाउड सलाह है आपके लिए सतीश जी। सुजलॉन से और आईडीएफसी बैंक दोनों से आपको एग्जिट करना पड़ेगा, तो कुछ लॉसेज होंगे, लॉस बुक करना इस समय शायद समझदारी हो। बड़ौदा से किरण जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। किरण जी, हाय, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। हाँ सर। हेलो, अभी मेरे पास 3,000 शेयर HFCL के 16 रुपीज में लिया है। हाँ। और 2,000 IRB है 260 रुपीज के रेट का, क्या करें हम? ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए HFCL लिया हुआ, लकीली उसमें तो खैर 25 पैसे ऊपर इनके बाइंग से चल रहा है, और IRB इंफ्रा खरीदारी करी है सर। दोनों स्टॉक्स लंबी अवधि के लिहाज से चार्ट्स पर एक तो पोर्टफोलियो में रखने लायक है, बाकी पहले तो ये बताएं। देखिए, IRB इंफ्रा में मैं ये बोलूंगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल। 240 रुपया में ये अपना 200 डे को तोड़ दिया। अभी नीचे जब जाएगा कभी भी, जो आज इन दिनों में लोग बाजार में वाटरफॉल डिक्लाइन कहते हैं, उसी तरीके का मूवमेंट इसमें आ सकता है। तो हम अगर आपकी जगह होता तो इसमें से निकल जाते। और HFCL में आप भाव है
जहां पे कैपिटल प्रिजर्वेशन पॉसिबल है क्यों रख रहा है, उसको भी एक बार निकल के बाद में फिर से दोबारा निवेश करने का सोचिए, क्योंकि यहां से बाउंस बैक करके बाजार घूम जाएगा और HFCL जैसा काउंटर अभी तुरंत ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ टेक्निकल चार्ट में नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन अब हमारे साथ बिहार से शंभू जी जुड़ रहे हैं। शंभू जी हाय सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये हमारे पास है अशोक लैंड का 91 पे 275 शेयर। हाँ। और टाटा मोटर DVR 375 शेयर 240 के भाव। 240 पे टाटा मोटर्स का DVR, तो वहां पे 9-10 रुपए का नुकसान। अशोक लैंड में 3 रुपए। अच्छा, ये शंभू जी आप लंबी अवधि के लिहाज से लिए हैं? हाँ, लंबी अवधि। रजत सर क्या करना चाहिए, अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स का DVR? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि इसमें घबराहट की थोड़ी सी कारण है, क्योंकि बाजार जब गिरता है तो टाटा मोटर्स DVR बोलिए या तो अशोक लेलैंड भी गिर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जब बाजार सुधरेगा ये दोनों काउंटर जो आप लेके रखे हैं वो अच्छी परफॉर्म करेगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। इसको बने रहिए और अभी एवरेज करने का लेकिन मत सोचिएगा, क्योंकि कहां पे जाके ये डिक्लाइन रुकेगा वो कोई नहीं बोल सकता, तो इसीलिए एवरेज मत कीजिए, बट लंबी अवधि के निवेश है तो बिल्कुल बने रहिए। ओके, तो शंभू जी दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, लंबी अवधि के लिहाज से आप बने रहे दोनों स्टॉक्स में, लेकिन लो लेवल्स पे खरीदारी, अतिरिक्त खरीदारी जिसे हम कहते हैं वो ना करें। दिल्ली से कुलदीप जी जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी हाय सर, पूछिए सवाल। सर नमस्कार सर, मेरे पास LNT के 45 शेयर है 1420 के एवरेज पे, तो सर क्या करना चाहिए? लंबी अवधि के लिए था सर? हाँ निश्चित रूप से लंबी अवधि के लिए। हाँ 1420। कई लोग रजत एक्चुअली कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया था। लार्सन & टूब्रो सब मानते थे इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट स्टॉक बहुत चलेगा आगे, उसके बाद गिरना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से कई लोगों ने इसमें एवरेज किया था, लेकिन 52 हफ्तों के लोज 1000 के लेवल्स भी देखने को मिले सर इस स्टॉक में। क्या करें, इनकी तो 1420 की बाइंग है। देखिए, आपने कहा कि इंडियन इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हमने तो सुना था, बट इंडियन इकोनॉमी नहीं, इंडियन इकोनॉमी में वो GDP फिगर को छोड़ के बाकी कुछ अच्छा चल रहा है और वो जो GDP फिगर है उसको कितना लोग विश्वास करते हैं वही भगवान मालिक है उसका। तो मैं तो यही कहूंगा कि लार्सन & टूब्रो अभी भी थोड़ा बहुत गिरावट इसमें आ सकता है, अबाउट 10% फ्रॉम करेंट लेवल्स, क्योंकि मैं मानता हूं 1010 से लेके 990 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है लार्सन & टूब्रो के लिए। वहां तक जब अगर पहुंचता है कोई कारण से तो उसी के लेवल पे आप दोबारा इसमें निवेश करके कुछ एवरेज भी कर लीजिएगा, बट फिलहाल बने रहिए। आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बने रहिए, वही बेहतर होगा। ओके, तो लार्सन & टूब्रो में आप लंबी अवधि के लिहाज से सर बने रह सकते हैं, लेकिन एक हेडलाइन में हमने एक्सक्लूसिव खबर की जानकारी दी थी और अब फोकस वहीं पर। सरकार मेटल सेक्टर को कुछ और राहत देने की तैयारी कर रही है और अब नॉन फेरस प्रोडक्ट्स के MIP की समीक्षा करने की तैयारी है, यानी कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की समीक्षा करी जाएगी। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण हाय, क्या राहत मिल सकती है? देखिए, दो इंडस्ट्री है जिसको बड़ी राहत मिलने की संभावना है। एक तो इंडस्ट्री वो जो एल्युमिनियम का इस्तेमाल करती है कच्चे माल के तौर पर, दूसरा कॉपर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका जो इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के सस्ते इंपोर्ट से घरेलू इंडस्ट्री काफी परेशान है, तो अब सरकार एल्युमिनियम का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 5% से बढ़ाकर 12% करने की तैयारी में है। इसका मतलब यह है कि सस्ते इंपोर्ट पर पाबंदी लग सकेगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री यहाँ पे 15% MIP बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार बीच का रास्ता अपनाते हुए 12% पे आ सकती है। दूसरा, जो फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट है ना, कॉपर के बने बनाए जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं उस पर अभी 5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसे ही बढ़ाकर 7.5% किया सकता है, ताकि कॉपर इंडस्ट्री को, घरेलू इंडस्ट्री को राहत मिल सके। ताकि अभी ये प्रस्ताव इस अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के मुहिम में सरकार इस पर जल्द फैसला लेने का विचार कर रही है। कॉपर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। कॉपर में आप कह रहे हैं 5 लगती थी, उसे बढ़ाकर 7.5 करने की बात करी जा रही है। जी, कॉपर पर 5% से बढ़ाकर 7.5% करने की संभावना है और ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब यह कि इंपोर्ट जो सामान किया जाता है उस पर अभी 5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसे बढ़ाकर 7.5% किया जा सकता है।
ओके, तो एल्यूमिनियम में 5 से बढ़ाकर 12% एमआईपी, 15% की इंडस्ट्री की मांग थी तो बीच का रास्ता और 12% करने की बात करी जा रही है। और कॉपर प्रोडक्ट्स पे 5% से बढ़ाकर 7.5% करने की बात है। लो लेवल से इन तमाम स्टॉक्स में देखिए किस तरह की स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। हमने हेडलाइन तक में मेंशन करा था कि इन स्टॉक्स की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स तो आज तगड़ी पिटाई झेल रहे थे, लेकिन अब लोअर लेवल से कुछ इंप्रूवमेंट। लेकिन चलिए फोकस करते हैं एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की तरफ। सीएनबीसी आवाज पर हम लगातार आपको बता रहे हैं, आ गया बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। एडवाइजर्स को इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग के सुपरहिट कॉल्स देनी होगी। उन्हें रोजाना भी इनाम मिलेंगे। इसके लिए करना क्या है, www.advisorymandi.com पर जाकर रजिस्टर करना होगा। पहला सीजन ध्यान रखें 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलेगा। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोई फीस नहीं देनी है। तो वेट क्या कर रहे हैं, लॉग इन करें www.advisorymandi.com पे। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आईटीएल का अपडेट लेकर आएंगे। और सीएनबीसी आवाज पर चल रहे आईटीएल के महामुकाबले में ट्रेडर्स, विमेन और कमोडिटी लीग में इस वक्त किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, ये जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स के लीडरशिप बोर्ड आपकी स्क्रीन पर और मनीष कुमार गुप्ता ने बीते एक हफ्ते में 250% से ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। नरेश निशा और आशुतोष वाजपेयी के बीच में दूसरे पायदान के लिए कड़ी टक्कर आपकी स्क्रीन पर। विमेन्स लीग में निशा सिरोहा ने 133% के रिटर्न्स कमा के तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी रिटर्न्स अच्छे नजर आएंगे, 60 से 80% के आसपास दूसरे से चौथे स्पॉट के रिटर्न्स हैं। कमोडिटी लीग में नमन अग्रवाल ने 82% के रिटर्न्स कमाए और इनफैक्ट कमोडिटी में जिस तरह की उठापटक ऑफ रेट देखने को मिल रही है उसके बावजूद उसका लगता है भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी 50 से 70% तक के तगड़े रिटर्न्स हैं। चलिए, लेकिन यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रजत बोस हमारे साथ बने, उनके साथ लेकर आएंगे आपकी तमाम क्वेरीज पर फटाफट सलाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। रजत बोस हमारे साथ बने हुए हैं। पहला सवाल मुंबई से संगीता जी का लेता हूं। ऑल कार्गो 30 शेयर 424 की खरीद रजत सर। एग्जिट मुंबई से सुभाष नायक जी का सवाल। अदानी पोर्ट 25 शेयर हैं 278 की बाइंग। इसको होल्ड करके रखिए। इसका डाउन स्विंग लग रहा है कि एक बार खत्म हो चुका है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। होल्ड इज द आंसर। दिल्ली से अनिल सल्दाना साहब का सवाल। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 300 शेयर 55 की बाइंग। अभी इस माहौल में एग्जिट करना ही बेहतर होगा। मैसूर से जय कुमार, गुजरात बोरोसिल 100 शेयर 63 की बाइंग। एग्जिट करना बेहतर होगा। रायपुर से विक्रांत कपूर, रिलायंस कम्युनिकेशन 2000 शेयर 238 की बाइंग। ये काउंटर जबरदस्त डाउन ट्रेंड में है, इससे भी एग्जिट हो जाना चाहिए। बड़ौदा से उत्कर्ष जी का सवाल। एक्सिस बैंक 50 शेयर 395 की बाइंग। होल्ड करके रखिए। दिल्ली से तिलक जी का सवाल। सोनाटा सॉफ्टवेयर 400 शेयर 165 की बाइंग। अभी इसमें बड़ा डिक्लाइन आने की संभावना है, इससे एग्जिट करना ही बेहतर होगा। लखनऊ से आरपी सिंह, रिलायंस इंफ्रा 100 शेयर 435 की बाइंग। इसमें से भी एग्जिट हो जाना चाहिए। जयपुर से गौतम अग्रवाल, पीएनबी 200 शेयर 200 की बाइंग। इसमें बहुत लंबी अवधि का नजरिया हो तो होल्ड करके रखिए, नहीं तो एग्जिट हो जाइए। जयपुर से अनुज गर्ग, शैरोन बायोमेडिसिन 4000 शेयर 36 की बाइंग। उन्होंने तो बिग डिक्लाइन ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी होल्ड करके रखिए। कोई बाउंस बैक नहीं आए 17-18 इस रेंज के ऊपर तो सब निकल जाइए। पुणे से जयंत जी का सवाल। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स 5000 शेयर 52 की बाइंग। होल्ड करके रखिए। गुड़गांव से सुरेंद्र सैनी साहब, टाटा एलेक्सी 140 शेयर 2223 की बाइंग। फिलहाल होल्ड करके रखना ही बेहतर होगा।
संगनेर से नरेंद्र जी का सवाल है, जेट एयरवेज 100 शेयर हैं, 603 की बाइंग थी। इसको भी होल्ड करके ही रखना चाहिए। जयपुर से आलोक जी का सवाल है, एडलैब्स एंटरटेनमेंट 200 शेयर, 109 की बाइंग। ये भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जबरदस्त डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो इसमें से एग्जिट हो जाने से ही बेहतर होगा। दैट वुड बी गुड फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन। पटना से वकार जी का सवाल, स्ट्राइड शासून 40 शेयर, 400 की बाइंग। अभी उनका पैसा जब बन रहा है तो एक बार एग्जिट होके मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके रजत जी, कई सारे स्टॉक्स का आपने हमें क्वेरी सॉल्व करके दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए सर, आज वक्त निकालने के लिए। और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत के साथ लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।